अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर बम गिरा के वर्ल्ड वॉर 2 का एंड कर दिया था। इसी के साथ पूरी दुनिया समझ गई थी कि न्यूक्लियर बम पजेस करना काफी हद तक देश की सीमाओं को सुरक्षित बनाता है और डायरेक्ट वॉर होने की कंडीशन में ये एक अल्टीमेट वेपन साबित हो सकता है। इसीलिए हर देश न्यूक्लियर बम डेवलप करने की रेस में शामिल हो गया। इसके उलट 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने के बाद हमारे देश के सामने कई चुनौतियां खड़ी थी। 300 साल की ब्रिटिश हुकूमत में हमारे देश को, जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, इतना लूटा गया कि आजाद भारत एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री बन चुका था। उस समय के इंडियन लीडर्स को इंटरनल सिक्योरिटी के साथ साथ एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी देखनी थी, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना हमारे देश की सीमाओं पे घात लगा के बैठे थे। ऐसे में इंडिया के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन साइंटिस्ट होमी भाभा को न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप करने की जिम्मेदारी दी और 1948 में एटॉमिक एनर्जी एक्ट के तहत भारत पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप करने में जुट गया। वैसे भारत में 1944 से ही इस फील्ड में रिसर्च की शुरुआत हो चुकी थी, जब होमी जहांगीर भाभा ने मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की नींव रखी। 1954 में शुरुआती सफलता पाने के बाद होमी भाभा ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को वेपन डेवलपमेंट की ओर मोड़ दिया। दरअसल इंडिया के लिए ये सब कर पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि दुनिया के पावरफुल देश नहीं चाहते थे कि अदर कंट्रीज भी न्यूक्लियर पावर बन जाएं, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री जिसे कुछ समय पहले ही आजादी मिली थी और इंडिया की कंडीशन उस समय इतनी स्टेबल भी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद 1954 में इंडियन गवर्नमेंट ने 2 इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए। पहला डिसीजन था मुंबई में ट्रॉम्बे एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट प्रोजेक्ट को मंजूरी देना और दूसरा था डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का गठन। होमी भाभा इसके पहले सेक्रेटरी थे। इसके साथ साथ इंडियन लीडर्स ने कनाडा और यूएसए की गवर्नमेंट को भरोसे में लिया और दोनों देशों की मदद से इंडिया में सेकेंड न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर बनाया जाने लगा। इस दौरान भारत ने 1956 में एक छोटी कैपेसिटी का न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर बनाने में सफलता हासिल कर ली थी। नेहरू जी ने इस रिएक्टर को अप्सरा नाम दिया। इसके बाद इंडिया ने न्यूक्लियर पावर बनने के अपने लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाने शुरू किए और इंडिया 1958 में अपने डिफेंस बजट का 1/3 सिर्फ न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने के लिए खर्च कर रहा था। कुछ साल बाद 10 जुलाई 1960 को यूएसए और कनाडा की हेल्प से भारत ने अपना सेकंड न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर साइरस बना लिया था। लेकिन 1962 में हुए इंडिया चाइना वॉर ने इस प्रोग्राम की स्पीड थोड़ी स्लो कर दी। चाइना के अगेंस्ट नेहरू ने सोवियत यूनियन से मदद मांगी, लेकिन यूएसएसआर ने नेहरू की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बाद इंडिया ये समझ गया था कि अगर उसे न्यूक्लियर पावर बनना है तो उसे अपने एफर्ट्स में तेजी लानी होगी। लेकिन 27 मई 1964 को नेहरू जी के देहांत के बाद इंडिया के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम की रफ्तार एक बार दोबारा से धीमी पड़ गई। इसका मेन रीजन था इंडिया के सेकंड पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी की गांधीवादी विचारधारा। हालांकि उन्हें भी पाकिस्तान के साथ वॉर झेलना पड़ा था, लेकिन फिर भी उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम की डायरेक्शन पीसफुल डेवलपमेंट की ओर ही रखी। उन्होंने विक्रम साराभाई को न्यूक्लियर प्रोग्राम का हेड बनाया। इसके बाद 1967 में इंडिया की सत्ता की बागडोर आई इंदिरा गांधी जी के हाथ में। इसी के साथ एक बार फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम को वेपन डेवलपमेंट की ओर मोड़ दिया गया। लेकिन इस प्रोग्राम को बहुत सीक्रेटिवली डेवलप किया जा रहा था। केवल 75 साइंटिस्ट इस मिशन से जुड़े हुए थे, जिनमें सबसे मेन थे राजा रमन्ना। ये पूरे प्रोग्राम को सुपरवाइज कर रहे थे। इनके साथ साथ होमी सेठना ने भी इस प्रोग्राम को डेवलप करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। 1968 और 69 में पीके अयंगर नाम के साइंटिस्ट ने अपने कलीग के साथ सोवियत यूनियन की न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी का दौरा किया। ये वो टाइम था जब इंदिरा गांधी की लीडरशिप में इंडिया और सोवियत यूनियन के रिलेशन मजबूत हो रहे थे। इसके बाद पीके अयंगर के सजेशन पे भारत सरकार ने एक सीक्रेट प्लूटोनियम प्लांट बनाया, जिसका नाम था पूर्णिमा। इस प्लांट को पीके अयंगर, राजा रमन्ना, होमी सेठना और साराभाई की देखरेख में बनाया जाने लगा। लेकिन 1971 में इंडिया पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से जंग छिड़ गई। इस वॉर में यूएसए पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था और इंडिया को धमकाने के लिए यूएसए ने अपनी टास्क फोर्स 74 को बंगाल की खाड़ी में तैनात कर दिया। इस फ्लीट में दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर था और वो आज भी बाय लेंथ सबसे लंबा एयरक्राफ्ट कैरियर है। लेकिन सोवियत यूनियन ने इस जंग में भी भारत का साथ नहीं छोड़ा। यूएसएसआर पॉलिटिकली और मिलिट्री वाइज दोनों तरीकों से इंडिया को सपोर्ट करता रहा। यूएसए की फोर्स का जवाब देने के लिए यूएसएसआर ने कुछ ही दिनों में न्यूक्लियर वेपन से लैस अपनी सबमरीन बंगाल की खाड़ी में पहुंचा दी। इस वॉर में पाकिस्तान की हार हुई और बांग्लादेश का जन्म हुआ। इस घटना से ये बात और भी क्लियर हो गई थी कि न्यूक्लियर वेपन किसी भी वॉर की डायरेक्शन बदल सकता है। वॉर के बाद न्यूक्लियर वेपन की तैयारी में और भी तेजी आ गई। 7 सितंबर 1972 को इंदिरा गांधी ने बार्क
यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को न्यूक्लियर वेपन बनाने और उसे टेस्ट करने की परमिशन दे दी। और 18 मई 1974 को बुद्ध जयंती के दिन कुछ चुनिंदा लोगों की प्रेजेंस में राजस्थान के पोखरण में इंडिया ने अपना पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड करने में सफलता हासिल कर ली। इस बॉम्ब को प्रणब आर दस्तीदार ने डिटोनेट किया था। प्रणब ने ही इस बॉम्ब के इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था। इस पूरे मिशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ये मिशन इतना सीक्रेट था कि इंदिरा गांधी और उनके 2 एडवाइजर परमेश्वर हक्सर और दुर्गाधर को छोड़ के मिनिस्ट्री में किसी को भी इसकी खास जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि उस समय के डिफेंस मिनिस्टर जगजीवन राव को भी इस बारे में न्यूक्लियर टेस्ट हो जाने के बाद पता चला। इस टेस्ट में आर्मी का भी पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन आर्मी चीफ जीसी बेवूर को इस पूरे प्रोजेक्ट का अपडेट दिया जाता था। इस सफलता ने इंदिरा गांधी को भारतीय जनता के बीच जबरदस्त पॉपुलैरिटी दी। पहले पाकिस्तान से युद्ध में जीत, फिर सक्सेसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन। इन दोनों इवेंट्स ने इंदिरा गांधी की आयरन लेडी इमेज बनाने में बहुत मदद की। 1975 में होमी सेतना, राजा नमन्ना और बसंती नाग चौधरी को सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ 5 और लोगों को पद्मश्री दिया गया। ये पहला मौका था जब यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट 5 मेंबर्स के अलावा किसी दूसरे देश ने कंफर्म न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया था। नेचुरल सी बात है, कुछ देशों को जलन तो होनी ही थी। पाकिस्तान के पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारत की निंदा की और जून 1974 में कसम खाई कि हम घास खा के गुजारा कर लेंगे, भूखे रह जाएंगे, लेकिन अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना के रहेंगे। हालांकि उन्हें अपना पहला सक्सेसफुल बॉम्ब टेस्ट करने में अगले 24 साल और लग गए। 1974 में स्माइलिंग बुद्धा प्रोजेक्ट के बाद भारत एक न्यूक्लियर पावर बन गया था और दुनिया में भारत की साख भी बढ़ी। तो दोस्तों, ये थी कहानी प्रोजेक्ट स्माइलिंग बुद्धा की। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी बात आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।